हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूनिक स्टडी हब बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, बहुत दिन हो गए हैं चैनल पर वीडियो नहीं आया है, लेकिन अब आपके चैनल पर डेली वीडियो डलेगी। और खुशखबरी की बात ये है कि मैं अब आपको दिन में 3 वीडियो तो ज़रूर दूंगी। ठीक है, मेरे फ़ोन में कुछ दिक्कत हो गई थी, इस वजह से था थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन दिन में अब आपको 3 वीडियो जो है मैं अपने चैनल पर आपको ज़रूर दूंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को लाइक करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का रेड बटन उसको ज़रूर प्रेस कीजिए और ऑल पर आपने ज़रूर क्लिक करना है। ठीक है, तो आज गाइज हम करेंगे सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चंस और ये 30 क्वेश्चंस आपके सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो अभी हम जो टारगेट कर रहे हैं, मेनली हम सीटेट को कर रहे हैं, जो कि आपका होने वाला है जुलाई में। और आज है 1 जून। ठीक है, तो अभी ये वीडियो अपलोड हो जाएगी तो 1 जून है आज। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। यही आपके जो है एक तरह का मॉक टेस्ट भी हो जाएगा बढ़िया से, और आपके PYQ भी जो है कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो को हम अपनी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? ठीक है, वर्णन करना, पहचान करना, अंतर करना या वर्गीकृत करना। क्या लगता है आपको कि अगर आपको कोई सूचना दी गई है, उसके विश्लेषण में उस चीज़ को, इन चारों में से अगर किसी चीज़ का विश्लेषण करना है तो इन चारों में से उस चीज़ को प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है गाइस सी, अंतर करना। देखिए, अगर आपको कोई सूचना दी जाती है और उसका अगर आप विश्लेषण तब कर पाएंगे ना जब आपको पता लगेगा कि ये चीज़ आपके लिए बेटर है, ये चीज़ आपके लिए बेटर नहीं है। तो अंतर कर रहे हैं ना, अगर अंतर आप बेटर तरीके से कर पा रहे हैं तभी आप उस चीज़ का विश्लेषण कर पाएंगे कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेटर है, कौन सी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। राजेश अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्राय जो है पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, जो राजेश है वो भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य भी करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वह वास्तव में सीखने का आनंद भी लेता है। तो नज़र आता है कि उसे डैश के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णन किया जा सकता है। देखते हैं इसके ऑप्शन क्या हैं। आंतरिक रूप से वो अभिप्रेरित शिक्षार्थी है, तथ्य आधारित शिक्षार्थी है वो, या शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी है, या आकलन आधारित शिक्षार्थी है। क्या लगता है आपको? तो गाइज, आप देख पा रहे हैं कि जो राजेश है उसको किसी भी चीज़ के लिए कहना नहीं पड़ रहा, यानी कि उसको पढ़ने के लिए नहीं कहना पड़ता है कि बेटा तू ये कर ले, बेटा तू वो कर ले। उसको कुछ भी नहीं कहना पड़ता, वो खुद से ही सारी चीज़ें कर रहा है। तो वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, आंतरिक रूप से वो मोटिवेटेड आपका विद्यार्थी है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। तो वह ऐसा डैश की उनकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। अपनी शक्तियों के उपयोग करते हैं, अपनी उपेक्षा को कम करने के लिए करते हैं, कक्षा के साथ संबंध होने के लिए करते हैं, या कक्षा में अव्यवस्था फैलाने के लिए ये चीज़ वो करते हैं। तो वो इसलिए करते हैं कि अपनी उपेक्षा को कम करने के लिए वो चीज़ जो है ये करते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक कर जरूर कर दीजिएगा। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डैश के योग्य बनाती है। निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास में शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण रखने के लिए, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में आपको जो है स्पष्टता देने के लिए, या शिक्षार्थियों को यह बनाने की वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। जो आपकी मानव बुद्धि और विकास है वो कैसे शिक्षक को योग्य बना सकता है। तो वो क्या होता है कि देखिए, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्ट करना जो है शिक्षक को एक तरह का क्या कर सकता है, योग्य बना सकता है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है।
निम्नलिखित में से आपका कौन सा जो कथन है वो बिल्कुल सत्य है? शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना जो है संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों में अप्रभावित रहते हैं। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। खेलना जो है आपके संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो क्या लगता है आपको, हमने जो कथन है बिल्कुल करेक्ट बताना है? तो देखिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। जो आपका खेलना है वो संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए बिल्कुल सार्थक है। अब आप और ऑप्शन भी देखिए कि शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना जो है संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, नहीं है। जब तक जो है आपका शिक्षक प्रश्न नहीं पूछेगा आपसे तो कैसे आप प्रोग्रेस कर पाएंगे? ठीक है, तो आप देख सकते हैं बाकी की जो आपके दो ऑप्शन है वो भी आप देख सकते हैं। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो बिल्कुल सत्य है? आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% जो है योगदान देते हैं। समवयस्कों और पितृेक का सापेक्ष जो है योगदान जो है योगात्मक नहीं होता है। ओके, आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। ठीक है, आपने अब देखिए सारे ऑप्शन जो है पढ़ लिए हैं। ठीक है, मैं इस ऑप्शन में जो ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसमें मैं आपको कहूँ कि ये वाला ऑप्शन मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आनुवंशिकता और वातावरण दोनों के एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान देते हैं। समवयस्कों और पितृेक का जो सापेक्ष है वो योगदान योगात्मक नहीं होता है। अब देखिए दोनों ऑप्शन जो है करेक्ट लग रहे हैं। आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते, नहीं, ऐसा नहीं है, अलग अलग होते हैं। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए ये दोनों ऑप्शन ही बिल्कुल मेरे को सही लग रहे हैं, लेकिन आपका जो है बी ऑप्शन करेक्ट दिया गया है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी कि दोनों में कन्फ्यूज़न है कि आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का ही जो है बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अगर आप जो है अपने थ्योरी को पढ़ते हैं तो आनुवंशिकता इंटू में वातावरण, ठीक है, इस तरह उसको करते हैं। तो इन दोनों को हम बराबर रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कन्फ्यूज़न है इसमें। समाजीकरण है, सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन है, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच में संबंध है, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है, या समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन है। क्या लगता है आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन समाजीकरण क्या है? जितने भी आपके समाज के मानदंड हैं उनके साथ आप जैसे ही अनुकूलित हो जाते हैं, उनको अडॉप्ट कर लेते हैं, तो वही आपका क्या है, समाजीकरण है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम। एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। ओके, निम्न में से कौन सी जो ऐसी युक्ति है शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना, शिक्षार्थियों को ये बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार जो है बिल्कुल महत्वपूर्ण है, बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना, और क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करना। देखिए उस चीज़ को जो क्षेत्र रक्षण है, एक पीटी आपका मास्टर है उस क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। कौन सी युक्ति बिल्कुल उसके लिए परफेक्ट रहेगी? अगर वो सुधारना चाहता है किसी चीज़ को यानी कि क्षेत्र रक्षण को, तो उसका वो अधिक अभ्यास करवाएगा। जब तक वो अधिक अभ्यास नहीं करवाएगा, प्रैक्टिस आपकी नहीं करवाएगा, तो कोई भी चीज़ आपकी नहीं सुधर सकती है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप से मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सके। वे विभिन्न समूह में से एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोस्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य जो है विकसित करेंगे। तो क्या होगा, उन्होंने वाइगोस्की ने आपको क्या बताया है? तर्कसंगत, आत्मसात करना, निर्माण करना या सक्रियकरण। तो क्या लगता है आपको? उस चीज़ को आप आत्मसात कर लेंगे ना, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत बेटर हो जाएगी। ठीक है,
विभिन्न दृष्टिकोण को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। एक कंडीशन दे दी आपको, कहने का भाव इसमें क्या है कि एक कंडीशन दे दी, उससे कुछ आपने सीखा, ठीक है, उसको उस कंडीशन से आपने कुछ सीखा, उसको आपने आत्मसात कर लिया। नेक्स्ट कोई भी आपकी कंडीशन आती है, कोई भी दृष्टिकोण आता है, तो अपने तरीके से जो इस चीज़ में आपने सीखा तो उस चीज़ को आप बहुत अच्छे से कर सकेंगे। कहने का भाव इसमें ये है, तो हमने उस चीज़ को क्या कर लिया, आत्मसात कर लिया। आगे बढ़ते हैं। सीता ने हाथ से दाल और चावल जो है खाना सीख लिया है। ओके, जब उसे दाल और चावल दिया जाता है तो वे दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को डैश कर लिया है। अंगीकार, समायोजित, अनुकूलित या समुचिता, क्या लगता है आपको? तो उसने क्या किया है, ये उसने अनुकूलित कर लिया है, उसके वो अनुकूल हो गई है। ये सब कुछ जो है पियाजे जी ने दिया था, तो जैसे ही उसके सामने ये चीज़ आई तो वो क्या हो गई, वो उसके अनुकूलित होगी। उसको पता लग गया कि मुझे दाल और चावल को मिलाकर खाना है, इससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है। संदर्भगत, अव्यवभूत, सामाजिक या आनुभाविक। क्या लगता है आपको, क्या होगा इसका आंसर? तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सामाजिक के अंतर्गत जो है बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है, यानी कि सामाजिक उनके में नहीं आता है, बाकी संदर्भगत, अव्यवभूत और आनुभाविक ये इनके त्रितंत्र सिद्धांत में शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है, बुद्धि का सिद्धांत है, वो डैश पर बल देता है। शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर, सामान्य बुद्धि पर, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं पर या प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। क्या लगता है आपको? तो गाइस इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। वो प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण जितनी भी प्रकार की उसकी योग्यताएं हैं उस पर जो है हार्वर्ड गार्डनर जो है बल देता है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ते हैं। थ, फ, च ध्वनियाँ हैं स्वनिम, रूपिम, लेखिम या शाब्दिम। तो ये बिल्कुल छोटी सी ध्वनि होती है, आपकी हिंदी में आती हैं। तो जो ये क्या है, ये आपकी स्वनिम ध्वनियाँ हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से अगर आपको बचना है तो उसके लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? लड़कों को आप जोखिम उठाने और निर्भीक बनाने के लिए कह दें, प्रोत्साहित करें उन्हें। लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक जो है भूमिकाओं में रखना चाहिए। अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों को अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए। कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना। आपने उससे बचना है, जेंडर रूढ़िवादिता से हमें बचना है। तो आप क्या करेंगे कि लड़के लड़कियां जो आपकी लड़कियां हैं, लड़के और लड़कियां हैं, उनको अपारंपरिक जो भी हैं भूमिकाओं में रखना चाहिए। अपारंपरिक भूमिकाएं कौन सी होती है कि हम कहते हैं जो लड़कियां हैं वो घर का काम ही करती हैं, मतलब वो खाना बनाती हैं, तो ऐसा नहीं करना है। और जो लड़के हैं तो ये क्या है कि गाड़ी चला सकते हैं। ठीक है, नो, ऐसा कुछ भी नहीं कि लड़कियां गाड़ी चला सकती हैं और जो लकड़े लिखा हुआ है लड़के आएगा, लड़के जो हैं आपके जो है खाना बना सकते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। विद्यालय को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? व्यक्तिगत शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी जो है सीखने के योग्य है या अयोग्य है, किसके लिए पूरा करना चाहिए। तो क्या लगता है आपको इसका करेक्ट ऑप्शन? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है गाइस वो आपका डी है। यह समझने के लिए क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य है या अयोग्य है। देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये सिर्फ इसी चीज़ से पता लगाया जा सकता है कि वो, अगर हम किसी बंदे को कुछ सिखाना चाहते हैं कि वो उस चीज़ के लिए योग्य है भी या नहीं है, या हम जो पत्थर पे अपना सिर मारे जा रहे हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? ओके, सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की जो है पाठ्यचर्या का वो अनुगमन करेगा। बाल केंद्रित जो है पाठ्यचर्या का पालन करेगा। शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाएगा। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करेगा।
या उसके लिए विशेष विद्यालय खोल देगा जो धीमी गति से सीखने वाले हैं? क्या लगता है आपको, क्या करेगा वो? क्या सबसे ज़्यादा इजी टास्क है एक विद्यालय के लिए? तो ऑब्वियस ही बात है कि वो बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का जो है सबसे पहले वो पालन करेगा और जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको सीखने के लिए बहुत ज़्यादा अवसर देगा। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। 17 क्वेश्चन, सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है आपका डैश पर बल देता है। बोर्ड परीक्षाओं की आवश्यकता पर काट दीजिए। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर आप निरंतर परीक्षण कर रहे हैं। ओके। सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर। शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य, इसको भी काट दीजिए। तो क्या लगता है आपको, सुधार जहां भी आ रहा है ना वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सीखने को किस प्रकार आप अवलोकित कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, उस चीज़ का किस तरह आप रिकॉर्ड रख सकते हैं, और रिकॉर्ड और ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसको किस तरह सुधार सकते हैं। तो जो आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन है वो इस चीज़ पर सबसे ज़्यादा बल देता है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं 18 क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। विद्यालय आधारित जो आकलन है वो शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अंगभीर और लापरवाह बनाता है। शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही जो है कम कर देता है। आगे ऑप्शन पढ़ते हैं फटाफट। सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, या परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की क्या करता है, वो मदद करता है। तो आप देख रहे होंगे कि आपने पीछे के भी ऑप्शन पढ़े हैं, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। सीखने की तत्परता डैश की ओर संकेत करती है। अगर आपने कुछ सीखना है तो किसकी ओर संकेत कर रही है? थॉर्नडाइक का तत्परता के नियम की ओर, शिक्षार्थियों के सामान्य योग्यता स्तर पर, सीखने के सापेक्ष में जो शिक्षार्थियों का आपका वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, या सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने, किस पर बल दे रहा है? जो आपका सीखने का जो है सातके में शिक्षार्थियों का जो वर्तमान संज्ञान आपका स्तर है ना, उसके तरफ सीखने की तत्परता जो है आपकी ओर संकेत कर रही है। सीखने की तत्परता मीन्स क्या? किसी चीज़ को सीखने के लिए हम कितने एक्साइटमेंट में हैं। ठीक है, थॉर्नडाइक ने ये दिया था। अगर आपको इतनी मुश्किल लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है तो ध्यान से पढ़िए। संज्ञानात्मक जो है आपका जो वर्तमान में है जो स्तर है उसको बढ़ाना। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट है। 20 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम फटाफट। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा कि पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? अब ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और सभी कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, लेकिन आपको बेस्ट ऑप्शन जो है चूज़ करना है। तो ये आपका बेस्ट ऑप्शन है कि मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है इनके ह्यूमिलेट भी कहीं ना कहीं किया जा रहा है, लेकिन आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण जो है अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। सांस्कृतिक कारक, आपका सेरेब्रल डिस्फंक्शन के कारण, संवेगात्मक विघन के कारण, या व्यवहारगत विघन के कारण अक्षमता उत्पन्न हो सकती है डैश के अतिरिक्त। क्या लगता है आपको? सांस्कृतिक कारक के अतिरिक्त इन सभी कारणों के से आपकी अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है, और आप देख भी रहे हैं कि विघन 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 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। फटाफट करते हैं। एक समावेशी विद्यालय शिक्षार्थियों की नियोग्यता के अनुसार उसकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है कि और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है, या विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। एक समावेशी विद्यालय है तो वो क्या करेगा? तो वो ये करेगा कि शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना उसकी क्या क्षमता है, जो स्टूडेंट है उसकी क्या क्षमता है, उसकी क्या कैपेबिलिटी है, उसकी परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए वो प्रतिबद्ध होता है। एक आपका समावेशी विद्यालय, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल
करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम 23 की ओर। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को अधिगम निर्योग्य नहीं हो सकते। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित जो है वो कर लेते हैं। अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। प्रतिभाशाली, तो गाइस ऐसे सहयोग की उनको आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उनको उपलब्ध नहीं करवाए जाते। प्रतिभाशाली जो शिक्षार्थी होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, वो सामान्य बुद्धि वालक से बहुत आगे होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि उनको वो सहयोग अपने विद्यालय से नहीं मिल पाता जो उनको मिलना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डैश के कारण प्रतिभाशालिता जो है आपकी होती है। मनोसामाजिक कारकों, आनुवंशिक रचना, वातावरणीय अभिप्रेरणा, बी और सी का संयोजन। तो क्या लगता है आपको? तो देखिए दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। आनुवंशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा, इन दोनों के कारण जो आपकी प्रतिभाशीलता जो है इसको कहीं ना कहीं ये प्रभावित करती है। दोनों के कॉम्बिनेशन से इस चीज़ को प्रभावित किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम 25। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है बिल्कुल उपयुक्त है? शिक्षार्थियों को कुछ ये छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। ओके, एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, निष्क्रिय तो करना ही नहीं है बच्चे को। निरंतर गृह कार्य देते रहना, नो, आपने होमवर्क तो देना ही नहीं है इतना। सीखने वाला द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। बताइए इन दोनों में से आपको क्या लगता है कि क्या आपको करेक्ट ऑप्शन लग रहा है? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है कि शिक्षार्थियों को कुछ ये छूट दी जाए जो बच्चा सीख रहा है कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। ठीक है, तभी आप एक अधिगम योग्य जो है वातावरण उत्पन्न कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। गतिक कौशलों में अधिगम निरोगता जो है डैश कहलाती है। गतिक कौशलों में डिस्फेजिया, डिस्प्रैक्सिया, डिसकैल्कुलिया या डिसलेक्सिया, क्या लगता है आपको? तो डिस्प्रैक्सिया जो है आपके गतिक जो कौशल होते हैं उसमें अधिगम निरोगता को ये दर्शाता है, डिस्प्रैक्सिया। आगे बढ़ते हैं। अधिगम निरोगता समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती है। एक स्थिर अवस्था है आपकी, एक चर अवस्था है। जरूरी नहीं है कि कार्य पद्धति की हानि करे। तो क्या लगता है आपको? तो गाइस जो अधिगम आपकी निरोगिता है वो आपकी एक चर अवस्था है। ये आपकी कह सकते हैं कि एक स्टेबल नहीं है। ठीक है, स्थिर मतलब स्टेबल, चर मतलब नहीं है, स्टेबल नहीं है, बदल सकती है, निरोगिता की योग्यता में जो है ट्रांसफर हो सकती है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। 28 की ओर फटाफट बढ़ते हैं। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। परिणामों की आशा करना, समस्या की पहचान करना, बिल्कुल है ये तो। समस्या के छोटे हिस्सों में बांटना, ये भी है। संभावित युक्तियों को खोजना, ये भी है। आप जो है परिणामों की आशा नहीं कर सकते कि परिणाम कैसा होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक को व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए। भयंकर, यही काट दो। शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। नो, जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। नहीं, ठीक तो करना चाहिए, ऐसे फिर शिक्षक क्या कहलाएगा वो? ठीक है, कहलाएगा क्या? तो वो क्या कहलाएगा? जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उसे ठीक नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप बताएंगे कि 29 का आपको क्या लगता है, इसका क्या आपको करेक्ट ऑप्शन लग रहा है। देखिए मैंने दो तो आपको बता ही दिए हैं, तो अब आप जो है बता सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और देखेंगे यहाँ तक इस वीडियो के एंड तक कौन कौन पहुँचा है 29 तक, तो देख भी लेंगे। इससे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड जो है प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वे परीक्षा भवन में दाखिल होती है, परीक्षा प्रारंभ होती है, वे अत्यधिक नर्वस हो जाती है। ओके, उसके पाँव जो है ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वो उचित तरीके से उत्तर जो है नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है। शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोच रही है। निरीक्षक शिक्षिका जो ड्यूटी पर है वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है। वह स्वभाव में बहुत ज़्यादा कठोर है। ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद वह अकस्मात जो आपका है संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर पा रही है। ये आपके आवेग होते हैं, संवेगात्मक आवेग होते हैं,
और कई बार ऐसा होता है कि जब हम आपके एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं, हॉल में जाते हैं, तो हम नर्वस हो जाते हैं। मैं आज भी होती हूँ, आप भी होते होंगे, तो बिल्कुल ये संवेगात्मक आवेग हैं। आपका ये नेचुरल प्रोसेस है, ये सबके साथ होता है और होना ज़रूरी भी है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो गाइस, कैसे लगे आज के टॉप 30 क्वेश्चंस? मुझे उम्मीद है ये सेशन आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत दिनों बाद वीडियो है, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मुझे 15 दिन हो गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 4 ही दिन हुए हैं। ठीक है, तो आपके साथ एक अच्छा जो है मेरा बॉन्ड हो चुका है। 228 सब्सक्राइबर हो गए हैं मेरे लिए, ये मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं। बस अब आप क्या करेंगे, मैक्सिमम लाइक करें, शेयर ज़रूर करें मेरे चैनल को, और जो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं आपको कह रही हूँ कि अब मैं आपको डेली 3 वीडियोस दूंगी। चाहे मैं आपको जो मैं आपको एसएसटी का सेक्शन करवा रही हूँ उसकी दूँ, या मैं आपको जो है सीडीपी की पेडागोगी करवाऊँगी। कल मैं आपको सीडीपी की पेडागोगी के अगले 30 क्वेश्चंस करवाऊँगी, और साथ में मैं आपको हिंदी पेडागोगी भी करवाऊँगी। ठीक है, और इंग्लिश पेडागोगी का भी जो है एक लेक्चर मैं आपको दूंगी अल्टरनेट डेज पर। तो यही होगा, हम सिर्फ PYQ को ही टारगेट करेंगे। देखिए, PYQ अगर हमने बहुत अच्छे से कर लिए तो मैं कह सकती हूँ कि आपका सीटेट होने से कोई भी नहीं रोक सकता। PYQ हमने ज़रूर करने हैं। PYQ इन द सेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर कोई नया इस चैनल को देख रहा है, बिल्कुल नया कैंडिडेट है जो सीटेट को पहली बार दे रहा है, तो कई बार नहीं पता लगता। ठीक है, तो बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली का आपको बहुत अच्छा मटेरियल मिलेगा, आपको सारा बहुत जो आपका कंटेंट होगा ऑथेंटिक होगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, अब आपको जो है शॉर्ट्स जो होते हैं, आपके वीडियो शॉर्ट्स होते हैं, उसके थ्रू जो है मैं आपको साइकोलॉजी करवाऊंगी। आपको एक छोटा सा टॉपिक करवाऊंगी। जैसे मान लीजिए कि कल का मेरा टॉपिक होगा वृद्धि और विकास, तो वृद्धि और विकास के बारे में मैं आपको जो है बताऊंगी। ठीक है, वृद्धि और विकास के बारे में मैं आपको बताऊंगी, और कुछ भी जो है इंक्लूड करूंगी, क्योंकि नया वर्जन लाऊंगी। मैं आपको फेसबुक पे भी आके लाइव जरूर पढ़ाऊंगी साइकोलॉजी, फेसबुक लाइव पढ़ाऊंगी मैं आपको। और यहाँ पर मैं जो है आपको क्या करवाऊंगी, यहाँ मैं आपको जो है MCQs करवाऊंगी। यस, अब मैं यही काम करूंगी कि वृद्धि और विकास का जो कल टॉपिक लूंगी, आपको मेरा जो फेसबुक पेज होगा तो मैं वहाँ करवाऊंगी, और जो उसका लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में बहुत प्लेलिस्ट बनी हुई है। सिविक्स मैंने आपको ऑलमोस्ट बिल्कुल कंप्लीट करवा दी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। हिस्ट्री का जो नए चैनल से जुड़ रहे हैं मैं उनको ही बताऊँगी। हिस्ट्री का जो सेक्शन है वो भी मैंने शुरू किया हुआ है, और मैंने ज्योग्राफी भी मतलब एक लेक्चर मैंने लिया है 6 से 8 तक की, जो है मैं आपको SST करवा रही हूँ, जिसमें मैंने हिस्ट्री के जो है लेक्चर्स लिए हैं, और ज्योग्राफी का भी लेक्चर लिया है। तो वो मैं आपको 2 दिन बाद करवाऊंगी जो कंटेंट है, लेकिन अभी आपको मैं पेडागोगी का जो है सेक्शन में करवाऊंगी। ठीक है, तो ये मेरा रहेगा। लेकिन आपको कहीं भी कंफ्यूजन आ रही है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, सबके लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, और अब अपने चैनल को बहुत अच्छे से ग्रो करना है। अपने फैमिली में हमने बहुत सारे मेंबर्स को ऐड करना है, और आप जितने जुड़ गए हैं उसके लिए थैंक यू सो मच कि आपने मुझ पर ट्रस्ट किया। ट्रस्ट कैसे किया, आपने मेरी वीडियोस देखी तभी आपने सब्सक्राइब के लिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन आप शेयर मैक्सिमम कीजिए, और फैमिली मेम्बर्स को भी ऐड कीजिए। चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, एंड टेक केयर।